नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। भारत मंडपम नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड में सड़क कनेक्टिविटी को लेकर और उस क्षेत्र में हो रहे अभूतपूर्व कार्यों का विस्तृत वीडियो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में सड़क अवसंरचना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चारधाम यात्रा को सुगम, सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिए 12,769 करोड़ रुपए की लागत से चारधाम मार्ग को परियोजना कार्य में तेजी जारी है। कठिन परिवर्तित भूभाग के बावजूद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रतिबद्धता से योजनाएं पूरी की जा रही हैं। वर्तमान में एक आंकड़ा पेश किया गया है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को विकसित किया गया। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी और काठगोदाम जैसे प्रमुख केंद्र अब चौड़ी और सुरक्षित सड़कों से जुड़े हैं। वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, देहरादून हरिद्वार बाईपास जैसी परियोजनाएं यातायात को तेज, सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टामटा और हर्ष मल्होत्रा भी उपस्थित रहे। तो आपको बता दें कि सड़क कनेक्टिविटी में बेहतर काम को लेकर यहाँ पर विशेष चर्चा हुई और चर्चा के दौरान किस तरीके से NHAI काम कर रहा है, कितनी लागत से ये सब बन रहे हैं हाईवे, तो इन तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं एक मंथन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो चारधाम यात्रा को सुगम बनाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि जो मंत्री हैं केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी, उनसे मुलाकात हुई है सीएम धामी की और चारधाम यात्रा को किस तरीके से सुगम बनाया जाए, इस पर बात हुई है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा हुई है और सोमनाथ मंदिर में दर्शन तो चारधाम यात्रा को सुगम बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरीके से चारधाम यात्रा को सुगम बनाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं, एक नया कदम और बड़ा कदम देखा जा रहा है। मुलाकात हुई है केंद्रीय परिवहन मंत्री और राज्य मंत्री से। हाँ देखिए सचिन, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि लगातार जो है चारधाम की जो सड़कें हैं उनको बेहतर करने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है और आज जिस तरह से भारत मंत्रिमंडल नई दिल्ली में समीक्षा बैठक थी, उसमें केंद्रीय मंत्री परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी थे, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक थी और उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अगर देखा जाए तो वीडियो जो प्रेजेंटेशन था वो वहाँ पर दिया गया सीधे तौर पर और वहाँ बताया गया कि किस तरह से चारधाम जो सड़कें हैं उनको लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है। 17,000 से अधिक करोड़ की लागत से जो ये सड़कें हैं इनको बेहतर किया जा रहा है ताकि जो चारधाम पर आने वाले यात्री हैं उनको जो है किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े और 12 महीने की शीतकालीन यात्रा हो चाहे फिर वह चारधाम की जो है ग्रीष्मकालीन यात्रा हो, उसको बेहतर करने के लिए लगातार जो है सरकार प्रयास कर रही है। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में लगातार जो है सरकार जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी योगेश, जिस तरीके से सड़कों का जाल बिछाने की लगातार बातें होती हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है राज्य सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार तैयार कर रही है, जिसमें आने वाले जो यात्री होंगे, जो क्षेत्रीय लोग भी हैं, उनको भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा? और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ऑल वेदर रोड से क्या मिल रहा है उत्तराखंड को, तो क्या उनकी भी शंकाएं जो हैं अब जल्दी दूर होंगी? हाँ देखिए, बिल्कुल ऑल वेदर रोड की अगर हम बात कर लें तो ऑल वेदर रोड को लेकर और चारधाम को लेकर कि जिस तरह से कनेक्टिविटी के क्षेत्र में लगातार जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो है प्रयास कर रही है ताकि आने वाले जो यात्री हैं उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उसके अगर हम दृष्टिकोण बात करें तो 3723 किलोमीटर का जो मार्ग है इसको बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जो है जो चारधाम की यात्रा है वो बहुत बेहतर हो जाएगी और जो यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था वो भी नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ऑल वेदर रोड के दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो लगातार
सरकार ऐसे इलाकों में भी सड़कों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम कर रही है जहाँ पर जो है कनेक्टिविटी का क्षेत्र नहीं था, डंडी कंडी के सहारे लोगों को इधर उधर की जो जाना पड़ता था, तो वहाँ पर भी जो है उनको लेकर के काम किया जा रहा है ताकि जो कनेक्टिविटी का क्षेत्र है उसमें पूरी तरीके से काम हो सके, सड़कें बेहतर हो सके, लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का जो पहले सामना करना पड़ता था वो ना करना पड़े। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के पहले अगर देखा जाता था उसका लाभ लेने के लिए लोगों को डंडी कंडी के सहारे पहुंचना पड़ता था क्योंकि ऐसे मार्ग नहीं थे कि वहाँ से वाहनों को ले जाया जा सके। तो अब उनके दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो पूरी तरह से काम किया जा रहा है। और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह अगर देखा जाए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिस तरह से वहाँ समीक्षा बैठक के अंदर प्रेजेंटेशन जो है वो सरकार ने दिया है, उसके चलते जो है काफ़ी जो है उसमें चीज़ें बताई गई कि किस तरह से हम चारधाम को लेकर काम कर रहे हैं और 17,000 से अधिक करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से हमारा लागू हुआ है, किस तरह से उस पर काम किया जा रहा है और आने वाले वक्त में कितना इसका फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। योगेश, जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, चाहे दिल्ली से देहरादून की कनेक्टिविटी हो या फिर चार धाम के लिए जो एक नया ये ऑल वेदर जो हम देख रहे हैं रोड बनाया जा रहा है, तो क्या भविष्य में कुछ और ऐसे हाईवेज़ को प्लान कर रही है गवर्नमेंट, जिससे देखिए क्योंकि इधर देहरादून से हरिद्वार जाने का भी रास्ता जो है अब इस पर भी बता रहे हैं कि कुछ इस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं जिससे ट्रैफिक जैम को मॉनिटर किया जा सके, या और कुछ ऐसी नई समीक्षा और कुछ ऐसे नए प्रस्तावों पर चर्चा हुई है? देहरादून के एक्सप्रेसवे की बात की जाए या फिर हरिद्वार एक्सप्रेसवे की बात की जाए, उसको लेकर भी जो है इस पर पूरी तरह से बातचीत हुई है। उसके बारे में जानकारी दी गई है कि इतना कार्य जो है वो हो चुका है, क्योंकि उसको भी अगर देखा जाए तो फिलहाल ट्रायल रन के लिए शुरू किया गया है और ऐसे में पूरी तरह से वहाँ पर जो है कामकाज होने के बाद जो है उसको पूरी तरीके से शुरू करना है, उसका उद्घाटन भी होना है। तो उसके लिए भी पूरी जानकारी जो है साझा की गई है कि किस तरह से वहाँ पर जो है कितना काम शेष रह गया है और आने वाले वक्त में अगर देखा जाए तो ये दोनों ही मार्ग जो है मील का पत्थर साबित होंगे, ऐसा पूरा कयास जो है वो लगाया जा रहा है। और अगर अभी भी हम देख लें तो अभी भी लोगों के जो है जो सकारात्मक प्रक्रिया की जो सरकार ने अपनाई है उसके चलते जो है एक रुझान भी बहुत अच्छी तरह देखने को मिलता है कि अगर आप किसी से जानने का प्रयास करेंगे कि पहले पूर्व में किस तरह से पहाड़ों में से वो रास्तों को चलते हुए सहारनपुर से देहरादून पहुंचते थे, तो और आज कनेक्टिविटी की बात कर लें तो जो नया एलिवेटेड रोड बनाया है उसकी अगर हम बात कर लें एक्सप्रेसवे की, तो वो निश्चित तौर पर लोगों का एक अच्छा संदेश जो है देने का काम करते हैं। वो एक अच्छी बात उनकी सकारात्मक तौर पर निकल कर सामने आती है कि पहले एक एक डेढ़ घंटा जो है वो जाम में फंसते थे, लेकिन अब 12 मिनट के या 13 मिनट के अंतराल में जो है वो देहरादून से सहारनपुर के बिहारीगढ़ तक पहुंचते हैं। तो निश्चित तौर पर ये कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक बड़ा काम जो है सरकार ने किया है और आगे भी जो है इस तरह के काम जो है सरकार कर रही है ताकि जो सफ़र है वो आरामदायक भी हो और इसके साथ साथ समय भी कम लगे, लोगों को जो है अपने यात्रा जो है वो सुगम तौर पर जो है पूरी हो सके। जी, योगेश, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकार सड़कों का जाल बिछा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बात तो विपक्ष के लोग भी मानते हैं कि नहीं, देखिए अगर मोदी गवर्नमेंट में जो काम हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं सड़क और परिवहन के रास्ते ज़रूर हो रहा है। तो क्या ये माना जाए कि उत्तराखंड के अंदर भी जो केंद्र की सरकार है उनके ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनकी वाकई में तारीफ करनी चाहिए? सचिन, नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर सड़कों की जाल की बात कर ली जाए तो 2014 के बाद से जो सड़कों के जाल की बात है तो उसे देखा जा सकता है कि तमाम जो जितने भी हाईवेज हैं वो लगातार जो है तेज़ी से काम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लगातार जो है यातायात को जो है लेकर गंभीर रहते हैं कि किस तरह से यात्रा जो है लोगों की सुगम रहे, किस तरह से वो जल्द से जल्द सफ़र कर पाएँ, उनका जो कनेक्टिविटी का क्षेत्र है वो बढ़े। उसके साथ साथ वो ये भी प्रयास करते हैं कि समय की बचत हो और अच्छी तरीके से और मजबूत सड़कें बनाई जा सकें, तो उस पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इसको लेकर अगर देखा जाए तो कई बार जो है नितिन गडकरी के इस विभाग को लेकर के विपक्ष भी जो है तारीफ करता नजर आया है कि कनेक्टिविटी के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। हालांकि विपक्ष कई बार ये कहता है कि डीपीआर उनकी ओर से बनाई गई थी, उस समय तैयारी उनकी ओर से की गई थी, लेकिन प्रोजेक्ट को ये धरातल पर उतारने का काम जो है भाजपा के मंत्री कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके बावजूद भी काफ़ी ऐसे सड़कें बनी हैं जिनको अगर देखा जाए तो काफ़ी समय जो है वो कम हो गया है और लोग जो है बहुत कम समय में अपनी यात्रा को पूरी कर लेते हैं। चलिए, ठीक है योगेश, आपका धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा हो रही है और अब देखना होगा कि उत्तराखंड को आने वाले वक्त में और कौन से नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि परिवार रजिस्टर से जुड़े मामलों में सामने आई अनियमितताओं को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर नियमों के दुरुपयोग की शिकायतें मिली हैं जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसी को देखते हुए सरकार मौजूदा प्रावधानों में ज़रूरी बदलाव पर विचार कर रही है और आगामी कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय भी लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस विषय पर व्यापक चर्चा कर सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जाएंगे। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल जैसे मैदानी जिलों के साथ ही पौड़ी के कोटद्वार क्षेत्र, टिहरी के मुनिकृत्य क्षेत्र और चंपावत के बनबसा टनकपुर क्षेत्र में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
देखिए, परिवार रजिस्टर में भी चूँकि काफ़ी अनियमितताएँ आई हैं, कुछ उसमें प्रावधान पहले से हैं, हम उन प्रावधानों को परिवर्तित करके जो उत्तराखंड के लोग हैं, जिससे डेमोग्राफी ख़राब ना हो, उसके लिए हम अगली कैबिनेट में इस पर निर्णय करने वाले हैं। और आज भी हम इस पर व्यापक रूप से चर्चा करके सभी जिलाधिकारियों को, सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने वाले हैं कि हमारे सभी डीएम और सीडीओ जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार की अनियमितताएँ हुई हैं या जहाँ भी गड़बड़ियाँ हैं, विशेषकर हमारे 4 मैदानी जनपदों में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और इसके अलावा पौड़ी का हमारा कोटद्वार वाला क्षेत्र, टिहरी जनपद का मुनिकृति वाला क्षेत्र और इसके आसपास का क्षेत्र, ढालवाला का क्षेत्र और चंपावत जनपद का बनबसा, टनकपुर, यहाँ पर इस प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत आई है। हम उसका सघन अभियान चलाकर जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको ठीक करेंगे और तब तक सभी जिलाधिकारी उसको अपनी मॉनिटरिंग में लेंगे, अपने कब्जे में लेकर उस पर जो है उसको देखेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और जगह जगह आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की ओर से प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर निशाना साधा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश की जनता ने जिन तत्वों को नकार दिया है, उनकी ओर से अंकिता भंडारी मामले को पुनः उजागर कर प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष लगातार अपने स्वार्थ और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अंकिता भंडारी मामले का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि जिस समय अंकिता की हत्या की गई उसके 24 घंटों के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई और कार्रवाई भी की गई। साथ ही एसआईटी गठित की गई, जिनमें एक एक साक्ष्य को एकत्र कर आरोपियों को जेल भेजा गया। आप सबको मालूम है कि काफी समय से प्रदेश का शांतिपूर्ण माहौल खराब करने का प्रयास उन तत्वों के द्वारा किया जा रहा है जिनको राजनीतिक रूप से जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। वो हमारी बेटी अंकिता का नाम लेकर के अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आज बेटी अंकिता की आत्मा भी इनको श्राप दे रही होगी कि किस प्रकार से उसका नाम लेकर के ये अपनी राजनीति सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस प्रकार की अनर्गल बातें की जा रही हैं वो राजनीति के लिए, राजनीति में काम करने वालों के लिए भी पीड़ादायक है। हरिद्वार वासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम विभागों से संबंधित लगभग 87 शिकायतें, समस्याएं दर्ज कराई गई। इस दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान 87 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मुख्यतः शिकायतें कुछ अतिक्रमण को लेकर, राशन व्यवस्था, बिजली बिलों और पेयजल से जुड़ी हुई सामने आई है, जिसमें संबंधित विभागों को ही मौके पर जाने के लिए और समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश दिए गए हैं। कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो संबंधित अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है कि शिकायतकर्ता को दोबारा यहां ना आना पड़े। सोमवार की तरह आज भी जन सुनवाई हुई है और यहाँ पर अभी तक 87 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं। जो मुख्यतः शिकायतें हैं वो कुछ अतिक्रमण को लेकर और राशन व्यवस्था को लेकर, कुछ जगह बिजली की बिलों आदि को लेकर है और साथ ही पेयजल को लेकर भी कुछ जगह समस्या आई हैं, जिसमें संबंधित विभागों को आज ही मौके पर जाने के लिए और समस्या का निस्तारण करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो कि रिपीट हुई थी, उसमें संबंधित अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है कि ऐसे शिकायतकर्ता को दोबारा ना आना पड़े, तो निश्चित तौर पर इस बार उसको निस्तारित कर लें और अगर कोई भी अधिकारी इसमें लापरवाही करते हैं तो उनको भी सख्त हिदायत दी गई कि उन पर कार्रवाई की जाएगी।
उधर देवप्रयाग विधानसभा के विकासखंड कीर्तिनगर के ऐतिहासिक गांव मलेथा में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक विकास मेले का आगाज हुआ। इस मौके पर क्षेणाधार स्थित वीर माधो सिंह भंडारी के स्मारक स्थल पर देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी समेत ग्रामीणों ने पूजा अर्चना की। इसके बाद स्मारक स्थल से मेला परिसर तक मार्च पास्ट निकाला गया, जिसमें वीर माधो सिंह भंडारी की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। मेला स्थल पर मुख्य अतिथि देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत शुभारंभ किया। विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी एक युग पुरुष थे। मलेथा की धरती की हरियाली और खुशहाली के लिए उन्होंने जो त्याग और बलिदान दिया वो आज समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनसे त्याग, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा का भाव एक आदर्श रूप में सीखने को मिलता है। ऐतिहासिक मेला है और मैंने इसको विगत कई सालों से इसको राजकीय मेला, औद्योगिक कृषि विकास मेला इसको बनाया है। और पिछली बार मैं मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर लेके भी आया था और मुख्यमंत्री जी जिस स्तर पर हम खड़े हैं, इस स्तर के लिए मुख्यमंत्री जी ने 80 लाख रुपए दे दिए। इसका सौंदर्यीकरण हम करेंगे, नई घोषणा मैंने यहाँ पर कराई है। और निश्चित तौर पर एक गाँव के लोगों को लेकर एक माधो सिंह भंडारी जी की जो वीर गाथा को उसको याद करने का हमें समय मिलता है। और निश्चित तौर पर माधो सिंह भंडारी जो है हमारी नई पीढ़ी के लोगों के लिए उन्हें रोल मॉडल का काम करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने जो है अपनी वीरता का जो परिचय दिया। और निश्चित तौर से आज आपने देखे आज पूरे गांव के लोग जो है वीर माधो सिंह भंडारी जी के जो यहाँ पर स्थल है उसमें उनको जब पूजा अर्चना करके आए। और इसके बाद हम जो है बाजार होते हुए जो कार्यक्रम स्थल पर मेले पे जाएंगे। और मेले में मैंने 2 बड़ी टीमें आज जो है बैंड मैंने यहाँ पर मंगाया है। अभी बीच में जो है किशन महिपाल का कार्यक्रम भी 7 तारीख को है। और उसके बाद फिर जो है कीर्तनगर का दिनकर भव्य मेला, कीर्तनगर में भी नागेंद्र सकलानी का जो मूल भंडारी का जो है 11 जनवरी से उसका जो है नगर पंचायत के तत्वाधान में मेला आयोजित किया जा रहा है। उसकी भी तैयारी हमने शुरू कर दी। मेरा नाम रश्मि रावत, मैं ग्राम प्रधान मलेथा। जैसे कि हमारा इस मेले का उद्घाटन है तो इसमें माननीय विधायक जी भी आएंगे, समस्त ग्राम सभा के लोग, समस्त क्षेत्रवासी आएंगे। और ये हमारा उसके माधो सिंह भंडारी के लिए एक स्मृति है कि हम आपको अभी भूले नहीं हैं और हमको गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी हम उसको उसी हर्ष उल्लास से मनाएंगे। इसकी मैं कामना करती हूँ कि सभी हम अच्छे से इस चीज़ को मनाएंगे। कि माधो सिंह भंडारी की जैसे तो कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने बेटे की बलि देना, और वो भी इतने बड़े बेटे की बलि देना जिसको उन्होंने छोटे से बड़े होते हुए देखा होगा, कई चीज़ें उसके साथ, कई सपने सजाए होंगे, उसकी बलि देना। और उसके बाद कई चीज़ें होती हैं, उसके बाद उनके जो भी वंश था उनके कोई भी नहीं रहा। तो इस चीज़ के लिए हमें माधो सिंह भंडारी की पूजा करनी चाहिए और उनको मानना चाहिए। हमारी झांकी निकलेगी यहाँ से, पहले माणिकनाथ जी की पूजा हुई, फिर उसके बाद कैला पीर की, और उसके बाद माधो सिंह भंडारी की स्मृति यहाँ पे पूजा करेंगे। उसके बाद हम झांकी को लेके मेला स्थल पे पहुंचेंगे। उसके बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम और उसके बाद लोक गायक आएंगे। माननीय जनता से बोलना चाहूंगी कि सभी क्षेत्रवासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आके माधो सिंह भंडारी की नृत्य नाटिका को देखें। सभी को नमस्कार। यहाँ पर पहली बार हम मलेथा गांव में यहाँ पर पूरी हमारी पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान की टीम अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आई है। माननीय विधायक जी के आग्रह पर हम यहाँ पर आए हैं और एक बहुत ही भव्य यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है उसके अनुसार यही बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से यह पीढ़ी अभी देखा हमने, कुछ बच्चे यहाँ पर जो है झांकियों का प्रदर्शन कर रहे थे मलेथा गांव में, पूरे झांकियों का प्रदर्शन चल रहा था। वो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे कि इस तरीके का प्रदर्शन हर जगह पे, इस तरीके के जो वीर माधो सिंह भंडारी जिनकी गाथा सुनाई जाती है, ताकि सभी लोगों को आगे पता रहे कि इस तरीके का जो है वीर बड़ हमारे इतिहास में दर्ज है। और बस सभी से यही आग्रह करूंगा कि अपने संस्कृति, अपने विरासत को बचा के रखिए और आगे जो है निरंतर इस पर काम करते रहे। सभी लोग रखेंगे नहीं किसी चीज की, बस यही कहेंगे कि इतनी अच्छी प्रतिभाएं हैं यहाँ पर गाँव में। हमारे उत्तराखंड में प्रतिभाओं का अभाव नहीं है, जगह जगह किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही अच्छी अच्छी प्रतिभाएं यहाँ पर देखने को मिलती है हमारे। और बहुत सुंदर सुंदर बच्चे यहाँ पर अपने अपने प्रतिभागी यहाँ पर हैं, जैसे मंच के माध्यम से आप देख सकते हैं। और बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग हमसे जुड़िए। हम भी यहाँ पर अभी कुछ देर में अपना प्रोग्राम करने वाले हैं और प्रोग्राम का आनंद। उधर हल्द्वानी में बीजेपी के पार्षद और संगठन में पदाधिकारी अमित बिष्ट ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक युवक पर फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी पंकज सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर करना, ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि फायर ही कर दिया दूसरे युवक पर? देखिए, बताना चाहूंगा, जो पार्षद हैं अमित बिष्ट, जो भाजपा के पार्षद है अमित बिष्ट, इनसे के साथ ये पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व में भी इनके ऊपर कई जो है शिकायती पुलिस को दे के गुंडागर्दी को लेके, और इससे आज से 1.5 महीने पहले ही इनके बचाव में जो कालाडोंगी के विधायक है बंशीधर भगत भी थाने के सामने धरना दिया था और थाने से इसको छुड़ा के ले आए थे। सबसे बड़ी बात है, आज ये जो पार्षद है भाजपा के अमित बिष्ट ने एक जो 22 वर्षीय युवक है, अविवाहित युवक है, उसकी जो गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद शहर में आक्रोश हो गया है, अशांति का माहौल हो गया। फिलहाल पुलिस ने सभी से शांति बनाने की अपील की है। ले हम आपको बता दें कि अमित जो बिष्ट है जी, ये गुड्डा प्रवृत्ति के जो है पार्षद में गिने जाते हैं। इन पे कई जो है संगीन धाराओं में मुकदमे हल्द्वानी में दर्ज हैं, और इससे पूर्व इन्होंने, इनके पुत्र, इनके भतीजे ने एक लेबर के साथ मारपीट की थी, और पुलिस इनको जब उठा के लाई तो जो भाजपा के विधायक है कालाडोंगी बंशीधर भगत जी, वो थाने के सामने धरने पर बैठ गए और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ पुतु मैमे भी हुई थी। और जब तक इन्होंने अमित बिष्ट और उसके भतीजों को थाने से नहीं छुड़ाया, बंशीधर भगत ने धरना नहीं छोड़ा। तो कहीं ना कहीं ये संरक्षण के तहत जो ये घटना को अंजाम दिया गया है। पूरा जो है भाजपा का ये जो विधायक है इनका ये जो है पूरी शरण इनको मिलती है अमित बिष्ट को, जिसके चलते आज इन्होंने घटना को अंजाम दिया है। जी पंकज, लेकिन आपने जो इनका इतिहास बताया कि इस तरीके का इतिहास रहा है गुंडा प्रवृत्ति का, लेकिन बावजूद इसके इनका लाइसेंस आखिर निरस्त क्यों नहीं किया गया? और यदि उस तरीके की घटनाओं में संलिप्त थे तो उनको लाइसेंस आखिर क्यों दिया गया? मैंने आपको पहले बताया कि जो भाजपा के विधायक है बंशीधर भगत का संरक्षण इनके पास था। बंशीधर भगत के द्वारा ही जब इनको थाने से ले आया गया, पुलिस ने घर से इनको उठा कर लाई थी, इनके पुत्र को भी, इनके भतीजे को, लेकिन उसके बावजूद बंशीधर भगत जो है इनको ले आए। तो कहीं ना कहीं भाजपा का संरक्षण, क्योंकि भाजपा के 2 बार पार्षद भी रह चुके हैं अमित बिष्ट, और वर्तमान में भी पार्षद है, और संगठन में भी जो है अमित बिष्ट भाजपा के, तो कहीं ना कहीं भाजपा का संरक्षण था, और जिसके चलते इनको जो लाइसेंस दिया गया, और इतनी घटनाओं के बाद भी इनका लाइसेंस निरस्त नहीं किया गया। जी चलिए पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन खबर बहुत हैरान करने वाली है। बीजेपी के पार्षद लाइसेंसी पिस्टल से युवक पर हमला करते हैं, हत्या हो जाती है, और नाम बचाव में बीजेपी के विधायक का आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।